देखे वो तो हमें बहुत अच्छी लगी और हमें ये समझ में आ गया कि सत्ता की साझेदारी अपनाने से बेल्जियम दो टुकड़ों में बंटने से रह गया और श्रीलंका ने बहुसंख्यकवाद को अपनाया। उससे वहां पर झगड़ा हो गया। इसीलिए किसी देश में शांति रखने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है ना? हाँ बेटा चिंटू, तुम सही रास्ते पे जा रहे हो। बिल्कुल, दोनों पार्ट देख करके आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, आज हम इसी को ही पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा मैम, फिर तो बड़ा मजा आएगा। अच्छा मैम, सत्ता की साझेदारी कैसे कोई देश अपना सकता है? बेटा, सत्ता की साझेदारी के जो रूप होते हैं वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। अरे वाह मैम! तो चलो बच्चों, एसएसटी एंटरटेनमेंट में आपका वेलकम है और हम आगे शुरू करते हैं। बच्चों, चिंटू ने जो बात कही एकदम सही कही कि सत्ता की साझेदारी एक देश में शांति व्यवस्था बनाने के लिए बहुत जरूरी है। आज हमारा टॉपिक यही है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। देखो बच्चों, इसके दो तरह से तर्क हम देख सकते हैं। एक तो होता है युक्ति परक तर्क और दूसरा होता है नैतिक तर्क। युक्ति परक तर्क यानी इसमें हम किस बात को देखेंगे कि किसी चीज को अपनाने से क्या उसका लॉजिक होता है, किस कारण से किसी बात को अपनाया जाता है। और नैतिक तर्क में क्या होता है, ये देखा जाता है कि किसी बात के पीछे मॉरल एस्पेक्ट क्या है, यानी क्या नैतिकता उसमें छुपी हुई है। तो बच्चों देखो, जो युक्ति परक तर्क है उसमें सबसे पहली बात हम यही कहते हैं कि सत्ता का बंटवारा इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव नहीं होता है। अच्छा, जैसे आपने देखा था कि बेल्जियम का उदाहरण आपके सामने है कि वहां पर विभिन्न भाषा के लोग थे और जब उन्होंने सत्ता की साझेदारी को अपनाया तो बेल्जियम टूटने से बच गया, यानी विभिन्न सामाजिक समूहों में टकराव नहीं हुआ और शांति की स्थापना हो गई थी। ठीक है। और बहुसंख्यक जो वर्ग होता है, बहुसंख्यक का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो अपने देश में ज्यादा हैं। तो जो बहुसंख्यक समुदाय होता है उसकी इच्छा हमेशा गलत परिणाम भी ला सकती है, क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को थोपना घातक हो सकता है। घातक मतलब वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है, उससे टकराव हो सकते हैं। तो बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को थोपना घातक हो सकता है। ठीक है। और ये सब बातें होंगी तो क्या होगा, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को थोपा जाएगा, यदि सामाजिक समूह के बीच में टकराव हो जाएगा तो उसकी वजह से हिंसक घटनाएं भी पैदा हो सकती हैं, यानी हिंसक घटनाओं को का जन्म हो सकता है। तो हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए इन सब की वजह से क्या हो सकता है, हमें सत्ता की साझेदारी को अपनाना जरूरी है। तो ये एक हमारा युक्तिपरक तर्क है कि सत्ता का बंटवारा जरूरी है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच में टकराव की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो टकराव नहीं हो सकता
और बहुसंख्यक समुदायों की इच्छा को थोपना घातक हो सकता है। तो यदि यानी कि देश की एकता और अखंडता के लिए ये जरूरी है। हिंसक घटनाओं का भी जन्म हो सकता है, इसलिए भी सत्ता की साझेदारी जरूरी है। तो यदि सत्ता की साझेदारी को अपनाएंगे तो ये सब चीजें नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि इन सब बातों से बचने के लिए, यानी सामाजिक टकराव को रोकने के लिए, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को थोपने से बचने के लिए और हिंसक घटनाओं का जन्म नहीं हो, इन सब से बचने के लिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। दूसरा तर्क है हमारा नैतिक तर्क। नैतिक तर्क का जैसे मैंने आपको बताया था कि नैतिक तर्क का मतलब इसमें कुछ मॉरल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, यानी कोई ऐसी बात जिसके पीछे कोई ना कोई नैतिकता होती है। यानी सत्ता की साझेदारी को अपनाएंगे तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी मॉरल एस्पेक्ट है जिसकी वजह से इसको अपनाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोकतंत्र की आत्मा है। सत्ता की साझेदारी को हम लोकतंत्र की आत्मा कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि वैध सरकार वही है। वैध सरकार का मतलब ऐसी सरकार जिसे सब लोग मानते हैं, जो संविधान के हिसाब से चलती है। तो वैध सरकार वही होती है जिसमें सबकी भागीदारी होती है। और लोकतंत्र में तो एक ही बात हम जानते हैं कि लोकतंत्र सबको साथ लेकर के चलता है। तो वैध सरकार वही है जिसमें सब भागीदारी होती है। ठीक है, और ये चीज हम सत्ता की साझेदारी के द्वारा बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता की साझेदारी का मतलब ही है सबको साथ लेना, सभी समुदाय की इसमें भागीदारी हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गई ये बात आपको। तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है कि सत्ता को उन लोगों में बांटा जाए जो उसके हिस्से हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होती है। ठीक है, और आपने देखा था कि बेल्जियम में इसी तरह से सामुदायिक सरकार की स्थापना की थी ताकि जर्मनी, फ्रेंच और डच लोग अपनी भाषा और संस्कृति को अपना सकें, क्योंकि वो सभी उस देश के हिस्से थे। इसलिए लोकतंत्र का मतलब है कि सत्ता को उन लोगों में बांटा जाए जो उसके हिस्से हैं। क्लियर हो गया सबको अच्छी तरह से? तो ये सत्ता की साझेदारी के दो तर्क हैं, युक्ति परक और नैतिक तर्क। इसलिए हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी जरूरी है। जहां बंटवारा होता है वहां क्या होगा, शांति की स्थापना होगी, और जहां नहीं होगा वहां विवाद बढ़ता जाएगा। बंटवारे का मतलब किस चीज से है कि शक्तियों को बांट दिया गया ताकि सभी जो भी उस देश के हिस्से हैं उनकी भागीदारी हो सके। क्लियर हो गया सबको अच्छी तरह से? हाँ, तो चिंटू तुम कह रहे थे ना कि सत्ता की साझेदारी के कितने रूप हो सकते हैं, मतलब किन किन तरीकों से सत्ता की साझेदारी को अपनाया जा सकता है। तो अब हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। देखो, सत्ता की साझेदारी में एक रूप तो होता है सत्ता का क्षैतिज वितरण। ठीक है, दूसरा रूप होता है ऊर्ध्वाधर वितरण।
वितरण। तीसरा रूप होता है सत्ता की साझेदारी का विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटवारा। विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटवारा। ठीक है, क्योंकि बंटवारा ही तो सत्ता की साझेदारी है। ठीक है, तो उसको विभिन्न सामाजिक समूह में बांट सकते हैं। और चौथा है दबाव समूह। दबाव समूह और आंदोलन। आंदोलनों के द्वारा। तो आपने देखे होंगे कि कई बार आंदोलन के माध्यम से भी लोग अपनी मांगों को पूरा करते हैं। तो ये सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूप आपको नजर आ रहे हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्षैतिज वितरण। क्षैतिज मतलब एक लाइन पर, जैसे हम कहते हैं ये वितरण कैसे होगा, एक सीधी लाइन पे। यानी कि एक सीधी लाइन का मतलब क्या हो गया, समान स्तर। सबका स्तर क्या है, समान है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो उसे सत्ता की साझेदारी का क्षैतिज वितरण कहेंगे। और इसमें सरकार के विभिन्न अंग आ जाते हैं। सरकार के विभिन्न अंग कौन कौन से होंगे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी ये सरकार के ये जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों एक ही स्तर पे हैं, समान स्तर पे हैं। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। हर अंग क्या करेगा, एक दूसरे पर अंकुश रखता है। जैसे इसमें विभिन्न संस्थाओं के बीच संतुलन बना रहता है। अब जैसे विधायिका जो है वो क्या करती है, कानून बनाती है। उन कानूनों को कौन क्रियान्वयन करता है, कार्यपालिका करती है। और न्यायपालिका क्या करती है, उन कानूनों की रक्षा करती है। ये आपको पता है ना, ठीक है। और न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है, कार्यपालिका ही करती है। और न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। यानी एक स्तर पर रहकर ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बनाए हुए हैं। इससे क्या होगा, कोई भी अंग अपनी असीमित सत्ता का उपयोग नहीं कर सकता। तो इसे क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहा जाता है। तो अच्छी तरह से क्षैतिज वितरण समझ में आ गया कि क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, यानी एक ही समान स्तर पर सरकार के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता का बंटवारा होता है। और अपने एक ही स्तर पर रह करके ये लोग अपनी शक्ति का उपयोग भी करते हैं। ठीक है, कार्यपालिका कानून को क्रियान्वित कर रही है और संसद के अधीन काम कर रही है। न्यायपालिका उन कानूनों की रक्षा कर रही है। विधायिका और कार्यपालिका के बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। यानी नियंत्रण भी रह रहा है और संतुलन भी रह रहा है। इसलिए ये नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहलाती है। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से समझ में आ गई ये बात। अब हम नेक्स्ट क्या है आपका, ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, वर्टिकल।
ऊर्ध्वाधर वितरण। ये सत्ता का कौन सा वितरण है? ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी कि ये वर्टिकल है, ऊपर से लेके नीचे की ओर। ऊपर से लेके नीचे की ओर का मतलब क्या है कि इसमें कोई तो ऊपर होगा, कोई बीच में होगा, कोई नीचे होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों में सत्ता का वितरण नजर आता है। तो ये क्या है? ऊर्ध्वाधर वितरण है। यहाँ हो गई आपकी केंद्र सरकार, ठीक है, इधर आपकी राज्य सरकार, और सबसे नीचे आपकी हो गई है स्थानीय सरकार। तो ये ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर से लेकर के नीचे की ओर वितरण है। ऊपर से लेकर नीचे की ओर का मतलब है कि जो सबसे ऊपर है उसको ज्यादा शक्तियां हैं, वो नीचे जो और सरकार के अंग हैं उन पे अपना नियंत्रण रखता है। तो सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा भी हो सकता है। इसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर वितरण कहेंगे। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर केंद्र सरकार कहा जाता है। ये जो पूरे देश के लिए सरकार बनी है उसे क्या कहा जाएगा? केंद्र सरकार कहा जाएगा, क्योंकि ये पूरे देश पे नियंत्रण रख रही है। ठीक है, भारत में हम इन्हें जो अलग अलग क्षेत्रों में जो सरकार है उन्हें क्या कहेंगे? राज्य सरकार कहेंगे, क्योंकि जितने भी भारत में राज्य हैं तो उनमें हमें क्या नजर आ रहा है कि उनकी अपनी सरकार होती है। ठीक है, यानी प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नाम से पुकारते हैं। भारत में इसे हम राज्य सरकार कह सकते हैं, वैसे ये क्या है? क्षेत्रीय सरकार ही है। ठीक है, सब देश अपने अपने कंट्री में से अलग नाम से पुकारते हैं। यानी कि जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो तो आपकी हो गई केंद्र सरकार, और जो क्षेत्र जैसे कि बेल्जियम में वेलोनिया और फ्लैमिश एरिया में जो सरकार बनी थी वो क्या थी? क्षेत्रीय सरकार। और भारत में हम उसको देखेंगे तो हम क्या कह देते हैं? उसे राज्य सरकार कह देते हैं। ठीक है, और इससे भी नीचे जाए तो आपको क्या मिलेगी? स्थानीय सरकार मिलेगी। ठीक है, तो राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है जिसे स्थानीय सरकार कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब जगह स्थानीय सरकार हो। लेकिन भारत में हम देखेंगे तो आपको स्थानीय सरकार जो गांव में ग्राम पंचायत वगैरह है वो दिखती है ना, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ये ऐसी ही इकाइयां हैं जो आपको स्थानीय सरकार के रूप में नजर आती है। तो ये सत्ता का ये बंटवारा जो उच्चतर, ये उच्चतर से लेकर के निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच में दिखाई देता है। इसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से समझ में आ गई है ये बात आपको। अब तीसरी बात जो आपकी है उसे हम क्या कहते हैं? तीसरा बंटवारा जो मैंने बताया था कि विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटवारा होता है, उसे हम देख लेते हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों में, तो थर्ड पॉइंट आपका आता है विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटवारा। विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटवारा। विभिन्न सामाजिक समूह आप देखते हैं कि एक हर कंट्री में अलग अलग भाषा के समूह होते हैं। तो सत्ता का बंटवारा जब विभिन्न सामाजिक समूह, उसमें जैसे कौन कौन से समूह हो सकते हैं? भाषा के आधार पे समूह हो सकते हैं, ठीक है, धार्मिक समूह हो सकते हैं, ये सब समूह हो सकते हैं। तो उनमें भी आपको क्या दिखाई देगा? सत्ता का बंटवारा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण याद करो, बिल्कुल सही जा रहे हो, कौन सा उदाहरण है?
बेल्जियम की तीसरे स्तर की सरकार क्या थी? यस, चिंटू बताओ। मैम सामुदायिक सरकार। हाँ, सामुदायिक सरकार, क्योंकि ये अपनी भाषा धर्म के आधार पे बनी सरकार थी। तो कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से जो कमजोर समुदाय होते हैं और महिलाएं होती हैं उन्हें भी क्या किया जाए, हिस्सेदारी दी जाए। इसलिए उनके लिए विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी रहती है। तो ये सब भी क्या है, कुछ देशों में जो कम पिछड़े लोग हैं, कम संख्या में हैं, या महिलाएं ज्यादातर राजनीति में नहीं आती हैं, तो उनको संरक्षण देने के लिए प्रावधान किया गया है। यानी ये जो सत्ता की साझेदारी का रूप है, ये क्या कर रहा है, किसकी रक्षा कर रहा है? अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर रहा है। ये वाला जो सत्ता की साझेदारी का रूप है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का काम करता है। ठीक है, अच्छी तरह से बात समझ में आ गई। हम भारत के एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि ये अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का काम करता है। ठीक है, और महिलाओं के हितों की भी रक्षा करता है। जैसे भारत में आप स्थानीय स्वशासन में देखेंगे कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तो ये भी आपको एक विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटवारे का एक रूप नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है, 4th पॉइंट जो हमने आपको बताया है वो है दबाव समूह और आंदोलनों के द्वारा। दबाव समूह और आंदोलनों के द्वारा भी सत्ता की साझेदारी को अपनाया जा सकता है। कैसे हो सकता है? दबाव समूह क्या होते हैं? जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। कई तरह आप देखते हैं, महिलाओं के हितों के लिए भी दबाव समूह होते हैं और किसानों के लिए भी दबाव समूह होते हैं। तो इस तरह से हर कंट्री में जो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये लोग चुनाव नहीं लड़ते, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि ये लोग आंदोलनों के द्वारा शासन को प्रभावित करते हैं। तो दबाव समूह और आंदोलन के द्वारा सरकार के जो निर्णय हैं उनको प्रभावित किया जा सकता है। प्रभावित किया जा सकता है, यानी अपनी मांगों को ये प्रेशर ग्रुप्स प्रेशर डाल करके मनवा सकते हैं। ठीक है, इसमें सरकार अपनी मर्जी नहीं चला सकती और उसके निर्णयों का विरोध भी नहीं किया जा सकता। तो ये प्रेशर ग्रुप्स का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये प्रेशर ग्रुप्स चुनाव नहीं लड़ते हैं, बल्कि प्रेशर डाल के अपनी मांगों को मनवा लेते हैं। ठीक है, यानी लोकतंत्र में चुनाव के लिए पार्टी नहीं बनी है। पार्टियां तो जो अलग होती है वो राजनीतिक संगठन होते हैं, और जो ये प्रेशर ग्रुप्स या दबाव समूह होते हैं वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन वगैरह का सहारा लेते हैं। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को देखते हैं, और यही क्या है? दबाव समूह है। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पे अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए ये दबाव बना करके ये समूह सत्ता में भागीदारी
करते हैं। सबको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया है? तो बच्चों, आपका ये चैप्टर एकदम कंप्लीट होता है और इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ और आप इनको तैयार कीजिए और इसके नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो सत्ता की साझेदारी अभी तक हमने जो पढ़ा है 3 पार्ट्स हो चुके हैं बच्चों। उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इनको आप देख लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, बेल्जियम और श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति और जातीय संरचना का वर्णन करें। सेकंड क्वेश्चन, बेल्जियम मॉडल को अनोखा मॉडल क्यों कहा जाता है, या बेल्जियम की समझदारी का वर्णन करें। थर्ड क्वेश्चन, श्रीलंका के विवाद का क्या कारण था, स्पष्ट करें। फोर्थ क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, यह क्यों आवश्यक है। फिफ्थ क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ गया होगा। क्यों चिंटू, समझ में आया कि नहीं? अरे वाह मैम, बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और मुझे तो ये लेसन भी याद हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे पढ़कर। ही।